साक्षरता दर 77.7% हो गई है। अनेक मामलों में हम दूसरे देशों से आगे निकल चुके हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे इंजीनियर्स हैं। हर साल तैयार होने वाले इंजीनियर्स के मामले में भारत ने दुनिया के सबसे समृद्ध देश अमेरिका और सर्वाधिक आबादी वाले चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। यही स्थिति विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के साइंस और इंजीनियरिंग इंडिकेटर के अनुसार सबसे अधिक इंजीनियर्स डिग्री होल्डर्स भारत में हैं। भारतीय युवा शिक्षा के मामले में दुनिया में सबसे अव्वल साबित हो रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं रूरल सेक्टर विज़ावी एजुकेशन, और स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। आपसे शुरुआत करेंगे हम। त्रिपाठी जी, भारत में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है ग्रामीण क्षेत्रों का, रूरल इंडिया का। एजुकेशन पॉलिसी आती है, इम्प्लीमेंट होती है और सुनिश्चित भी किया जाता है, लेकिन और क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि ये शिक्षा प्रणाली और ज़्यादा इवॉल्व हो, या और ज़्यादा इंक्लूसिव हो, या और ज़्यादा प्रेरणा दे बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए एजुकेशन में? ये बहुत अच्छा सवाल है, और विशेषकर विकासशील राष्ट्र, यदि हम भारतवर्ष की बात करें तो ये अभी डेवलपिंग नेशन है। तो यहाँ पे इस तरह के सवाल और इसके जवाब निश्चित रूप से समाज के लिए, देश के लिए एक पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे। मैं ये बात को मानता हूँ, जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी रहा है, कि ग्रामीण क्षेत्रों की जब शिक्षा की हम बात करते हैं तो हमने ये पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, जहाँ पे कि एक परिवार का बच्चा जाता है, तो वो परिवार का बच्चा आर्थिक कमजोरी के कारण से उन बच्चों का इस्तेमाल अदर देन एजुकेशन यदि वो परिवार करता है तो कहाँ करता है, तो उनका जो प्रायोरिटी होती है वो अपने जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो अर्थव्यवस्था के कारण है उसमें वे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि उनको ये लगता है कि एजुकेशन के बाद भी उसका आउटकम क्या होगा। तीसरी चीज़ें ये हैं कि जब वो बड़ा होगा तो एजुकेशन में हम ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो टाइम को लेके या मनी को लेके, उसका आउटकम क्या आएगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो हमारी प्राथमिक शिक्षा के जो केंद्र हैं वह उस गांव के, उस परिवार से या उस पारिवारिक समुदाय केंद्र से कितनी दूरी पे हैं। तो इन चीज़ों को, पहलुओं को यदि हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से इस चीज़ों को हम अचीव कर लेंगे, जो आपका सवाल है। अब मैं इसको दूसरे स्वरूप के बारे में बात करूं तो यदि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक जो शिक्षा के केंद्र हैं उसकी रीच और एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान देना होगा, उसकी नंबर्स बढ़ाने होंगे, और ऐसा रखना होगा कि जो गांव से, कस्बे से ज़्यादा संख्या में हो और नज़दीक हो। नंबर ना 1 जाए वहाँ पे कम्यूटेशन जाने में। नंबर 2 जो उनको पाठ्य पुस्तकें दी जाएं, वह कोशिश करनी चाहिए कि हमें मुफ्त प्रदान करनी चाहिए, या ये एक तरीके से उनका कमिटमेंट लेना चाहिए कि भाई हम पढ़ाई करेंगे, इसलिए ये कापी और किताबें दी जा रही हैं। तीसरा, समाज में प्रधान लेवल पे, ग्राम प्रधान लेवल पे, विलेज लेवल पे इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं, जिस तरह का सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम चलाया गया, जागरूकता की बात, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है, और तभी आपको उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो इन 3-4 चीज़ों को यदि हम प्रायोरिटी के साथ करें और एक आदर्श की स्थिति प्रस्तुत करें प्राथमिक शिक्षा को लेके, तो मेरे हिसाब से ये जो आंकड़े हैं निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, उत्साहजनक होंगे, और एक आदर्श की स्थिति का निर्माण करेंगे। भला जी, बहुत बेसिक बातें समझाई कि मतलब बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे अगर हम बात करें कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और फ्यूचरिस्टिक मतलब विजन होना चाहिए कि क्यों पढ़ाई करें, और जागरूकता, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 फैक्टर्स बताए हैं। एक मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एक आंकड़ा है, ASER की रिपोर्ट है, जिसका जो मानती है कि ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष के बीच में जो बच्चे हैं वो बेसिक जो मैथमेटिक्स के जो सवाल होते हैं गुणा भाग के, वो नहीं कर पाते हैं, जो कि चौथी कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी को आराम से कर लेना चाहिए। यहाँ 14 से 18 वर्ष की मैं बात कर रही हूँ।
ऐसे में आने वाले वक्त में या प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे क्या चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं? जागरूकता की बात कर ली, एक्सेसिबिलिटी की बात कर ली, हमने ये समझ बनाने की बात कर ली कि आपको क्यों शिक्षा आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन ये जो बेसिक, ये जो चुनौती है, इसका सामना कैसे करना चाहिए? हमारे मित्र ने जो एक ब्रॉड वे में जो 4-5 चीज़ें बताई, उसके बेसिस के ऊपर सबसे जो अहम इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वो चाहे वो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हमारे यहाँ इस भारतवर्ष में बिगनिंग तो होती है किसी भी इनिशिएटिव की कि भाई हम उसको ग्रामीण लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि हम बीच में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 निकाली है, वो एक स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी है बेसिकली। उसमें क्या है कि आप ना, और उन्होंने जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ग्राम प्रधान से टाई अप करेंगे और उनको अवेयर कराएंगे और वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे एकेडमिक का, और अपने टीचर्स को लेके जाएंगे और वहाँ पर उसमें अवेयरनेस लाएंगे और बच्चों को इनकरेज करेंगे कि भाई वो पढ़ने आए और पढ़ें और उसके बाद स्किल्स डेवलप करें अपने में। लेकिन इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी को और बिग इंस्टीट्यूशंस को या बिग एनजीओज़ को या बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो एजुकेशन में नहीं भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी एक आउटरीच एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। उनको भी कुछ इनिशिएटिव्स अपने तरफ से अंडर CSR वो लेना पड़ेगा और जाना पड़ेगा गांव लेवल तक का। और जैसे पहले एक पॉलिसी आई थी कि एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ टू अडॉप्ट 5 विलेजेस। वो बेसिक उसका जो ध्येय था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जो यूनिवर्सिटी में शिक्षा दी जा रही है और जो वहाँ पर टीचर शिक्षा दे रहे हैं, वो विलेज लेवल पे जाएंगे, वहाँ पर अवेयर करेंगे, बच्चों को इनकरेज करेंगे, और इनकरेज करने के बाद अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर शिक्षा देंगे, या वहाँ से बच्चों को अपनी यूनिवर्सिटी में एक प्राथमिक शिक्षा के तौर पे लेके आना और आकर के शिक्षा को देना जी। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही था। अब हम कहाँ तक सफल हो पाए हैं इसका आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है, बट आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि 14 से 18 साल के बच्चे, उनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है। उसका एक रीज़न है क्योंकि वहाँ पर जो मैथमेटिक्स के टीचर्स ही अवेलेबल नहीं हैं। वो एक इंटेलेक्चुअल फैकल्टी वहाँ पर जाए या वहाँ पर परमानेंटली अपॉइंट की जाए, उसके बजट्स भी होंगे जी। तो वो जो एक मिसमैच है या एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जब तक वो इम्बैलेंस कंप्लीट तरीके से ओवरकम नहीं होगा, तब तक ये जो रेशियो है वो ड्रॉप आउट्स का या मैथमेटिक्स नहीं आती या साइंस नहीं आती या इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। लेकिन हाँ, इन टाइम्स टू कम जब हमारी कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की वजह से जो नेशनल शिक्षा प्रणाली 2020 है, वो अगर गांव के लेवल तक पहुंचती है और गांव या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उसका एडॉप्शन होता है, क्योंकि अभी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कुछ स्टेट्स में तो होलिस्टिकली इम्प्लीमेंट की जा चुकी है, लेकिन कुछ स्टेट्स अभी भी उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि देर इज़ ए डिस्पैरिटी और देर इज़ ए लाइक डिस्पैरिटी इन द व्यूज़ of central government as well as the state governments। तो वो जब तक disparities जब तक हम लोग एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक ये डिस्पैरिटी बनी रहेगी। लेकिन हाँ, ये ऐसा हम समझते हैं और आने वाले समय में इसका जो इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रखा है और जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो ओवरकम कर जाएगा और हमारे जो बच्चे 14 से 18 साल के बीच में जो है उसका रेशियो घट जाएगा। एक और फैक्टर है जो ड्रॉप आउट फैक्टर है, मैंने डॉक्टर साहब से भी इस बात को शेयर किया और उनका भी यही कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं सपोज़ 8वें क्लास तक के बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन वो 8वें से 10th में या 12th में बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, कंटिन्यू नहीं करते।
उसका भी एक बहुत बड़ा बेसिक रीज़न है। उसमें 2-3 फैक्टर हैं। उसमें एक इकोनॉमिक फैक्टर है, दूसरा एक इनसिक्योरिटी है माँ बाप में कि भाई हम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इसका आउटकम क्या मिलेगा। तो आजकल इसीलिए गवर्नमेंट आजकल ये कह रही है कि भाई आप अपनी स्किल डेवलप करो। स्किल इज रिक्वायर्ड, एजुकेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, साइमल्टेनियसली स्किल ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो अगर आप अगर स्किल डेवलप कर लोगे अपने में, चाहे वो हाथ का कारीगर हो, चाहे वो उसका स्किल्स मतलब इनोवेशंस हो, उसके दिमाग में बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं, तो वो जब तक डेवलप हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयबल हो जाएगा वो जी। तो अब धीरे धीरे अच्छा, दूसरी रीच, गवर्नमेंट की रीच एट द लेवल ऑफ विलेज विद द हेल्प ऑफ सरपंच और ग्राम प्रधान, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो और आर्थिक एक जो इकोनॉमिक इशू है वो धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे उसके अंदर। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें एड्रेस भी होंगी गवर्नमेंट के द्वारा और हम लोग चेंज भी हो जाएंगे। एंड जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी टारगेट फिक्स किया है कि 50% का टारगेट हम अचीव करेंगे बाय 2030 आई थिंक, तो वो भी टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा अगर इस चीज़ को हम ओवरकम कर दें, एड्रेस कर लें तो। त्रिपाठी जी, ये तो चलिए बात हो गई स्टूडेंट्स की, लेकिन हम टीचर्स को भी इवॉल्व करना, उनके जो टीचिंग स्किल्स हैं उनको भी इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि वो जो इंटरेस्ट की बात है कि बच्चों को का इंटरेस्ट बना रहे, नई जो टेक्निक है उनको इंट्रोड्यूस करते रहें टाइम एंड अगेन, उनका क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, उनका अपडेटेड होना कि क्या चल रहा है नेशनल लेवल पे, उसको हम रूरल भारत तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे परकोलेट करके ले जाएं। उसमें एक सेतु का काम करती हैं वो अध्यापिकाएं या अध्यापक वो काम करते हैं। तो उनका स्किल सेट डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है? पूरी तरह से ज़रूरी है। जो आपने तो आपके प्रश्न में ही उसका जवाब है। आपने प्रश्न में कहा कि क्वालिफाइड होना और अपडेटेड होना, तो क्वालिफाइड होने में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब सरकारी सिस्टम में या कॉरपोरेट में भी जब एजुकेशन में जब कोई आता है, टीचर या टीचिंग फ्रेटर्निटी से कोई भी आता है, तो एलिजिबल तो होता है, क्वालिफाइड तो होता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर इम्पॉर्टेंट है कि अपडेटेड होना, क्योंकि जिस तरीके से समाज, जिस तरीके से देश बदल रहा है एक पॉजिटिव सेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसकी जो डिजिटल डेवलपमेंट को लेके, या स्किल डेवलपमेंट को लेके, स्किल सेट को लेके, या फ्यूचर जो उसके एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ द एजुकेशन जो है उसको समझते हुए, तो मेरा ये मानना है कि प्राथमिक शिक्षा हो या हायर एजुकेशन हो, 4 साल 5 साल में एक बार शिक्षकों को जरूर एक ओरिएंटेशन या रिफ्रेशर कोर्स हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम में है। जैसे हम सब का एक नियम था कि आप यूनिवर्सिटी सिस्टम में आते हैं तो 4 या 5 साल में एक बार आपको रिफ्रेशर कोर्स करना है, फिर नेक्स्ट 4 ईयर में एक बार ओरिएंटेशन करना है, फिर एक बार रिफ्रेशर करना है। तो जब हम रिफ्रेशर कोर्स को पार्टिसिपेट करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहाँ पे लगभग 3 हफ्ते की या 4 हफ्ते की पहले होती थी, वो एक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, वो स्किल सेट की ट्रेनिंग होती है, उसमें बहुत सारे टीचर्स आते हैं और बहुत सारे टीचर्स की वो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है एज ए रिफ्रेशर कोर्स या ओरिएंटेशन। तो उसमें हम लोग मल्टी फेसेट जो ट्रेनिंग है या अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग समझते हैं या उसके लिए तैयार होते हैं। फिर उसके बाद जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो निश्चित रूप से क्वालिफाइड तो हम रहते हैं बट अपडेटेड होते हैं, और जो अपडेटेड होते हैं तो जो स्किल सेट हमारा नया डेवलप होता है, जो लेटेस्ट होता है, उसको हम इम्पार्ट करते हैं क्लासरूम में। बिल्कुल। और इस तरीके से मुझे लगता है कि टीचर तो, और टीचर के साथ साथ अध्यापक अध्यापिका के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी किस तरीके से खुद को अपडेटेड रखना है या इंटरेस्ट बनाए रखना है, क्योंकि वो नई नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। मैं आप पर आऊँगी भला जी, आपने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही थी, ये इसका आप कितना बड़ा योगदान या कितना बड़ा रोल आप मानते हैं और ये कितनी बड़ी पहल है? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव निकाला है, वन नेशन वन क्लाउड। तो उससे क्या होगा कि वो अभी इनिशिएटिव आने वाला है, अभी आया नहीं है, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जिसकी कि आउटरीच विलेज लेवल तक जाएगी, वो भी अभी इनिशिएटिव फुल एंड फाइनल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है।
लेकिन हाँ, इन टाइम्स टू कम बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन शायद आने वाले समय में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसका वो सबसे बड़ा उसमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ वन नेशन वन डेटा, जितनी भी बुक्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होंगी। आज की डेट में चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो, सेमी अर्बन हो, और चाहे वो मेट्रो सिटीज़ हों या मेगा सिटीज़ हों, सबके पास, इनफैक्ट बच्चों के पास मोर देन 90% बच्चों के पास इस समय स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन चलाना भी जानते हैं। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का जो एक बेस्ट यूज़ है वो ये होगा कि ग्रामीण लेवल तक वो डिजिटल लाइब्रेरी पहुंचेगी विद द हेल्प ऑफ सरपंच और विद द हेल्प ऑफ प्रधान्स, और वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। चूँकि ये वन क्लाउड पे है तो फ्रीली एक्सेसिबल होगा। तो अगर बच्चे को कोई इंग्लिश की बुक पढ़नी है या मैथमेटिक्स की बुक पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है या मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो मोर देन करोड़ों बुक्स डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होंगी। तो उससे क्या होगा कि बच्चे तो अवेयर हो जाएंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली वही लाइब्रेरी का यूज़ फैकल्टी भी करेगी, तो दोनों ही चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेंगी। तो बच्चे भी स्किल्स क्रिएट, इनको अपग्रेड हो जाएंगे और फैकल्टी भी अपग्रेड हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया जो पहले डॉक्टर साहब ने बताया, उसकी वजह से हम लोग आज की डेट में, आने वाले समय में ये सारी चीज़ें बच्चे जो हैं सीखेंगे। आपको शायद ध्यान होगा कि 85 में जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ, तो सबसे पहले कंप्यूटर लॉन्च हुआ था बैंकिंग सिस्टम में और रेलवे सेक्टर में। तो लोगों के पास एक डर सा था कि हम कैसे अडॉप्ट करेंगे। बट क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज डेवलप हुए, फिर वो लोगों ने किए। तो सिमिलरली वो शॉर्ट टर्म कोर्स अब आ गए हैं फ़ोन के माध्यम से। अब फ़ोन में ऐप्स आ गए हैं, डिफरेंट ऐप्स आप डाउनलोड कीजिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाइए और उसके बेसिस के ऊपर आप एक्सेस करना शुरू कर दीजिए। तो आज की डेट में मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में अगर ये कम्प्लीटली ऑन ग्राउंड हो जाएगी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो शायद नहीं, हम समझते हैं कि 100% बच्चे जो हैं वो स्किल अपने आप में जनरेट कर लेंगे। नहीं, बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये फैक्टर आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का ये जो कॉन्सेप्ट है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए, उन स्टूडेंट्स को अपडेट करने के लिए, और फैकल्टी का भी अहम रोल हमने यहाँ पे एनालाइज किया कि किस तरीके से प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आने वाले समय में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फोकस करते हुए क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो अहम रोल निभा सकते हैं, और प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम को फोकसिंग दी रूरल इंडिया, उसको और कितना इवॉल्व किया जा सकता है। हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं डॉक्टर भल्ला और डॉक्टर त्रिपाठी, इनसे हम चर्चा जारी रखेंगे। भारत की करीब 65% से अधिक आबादी गांव में बसती है। ग्रामीण शिक्षा का तंत्र जितना मजबूत होगा उतना ही देश सुदृढ़ होगा। ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के स्तर में सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना शेष है। ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों को लेकर बात करते हैं दुर्गेश जी और मनीष जी से।